जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ऑडिट और उसका ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिट क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब ऑडिट क्यों किया जाता है। तो पहला बात है, ऑडिट क्या है। ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर कंपनी अपना जो अकाउंट्स का बुक है वो चेक करवाता है ऑडिटर से। अभी ऑडिटर कौन है? जो ऑडिट करता है। बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो लोग होता है ऑडिटर। वो लोग क्या करते हैं, हमारा अकाउंट्स चेक करता है और उस पर अपना ठप्पा मार के दे देता है कि चलो भाई आपका अकाउंट्स ऑडिट हो चुका है, ये चाहिए। तो जान लीजिए ऑडिट क्या है। ऑडिट मतलब चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें क्या करता है ऑडिटर जो होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करता है, मतलब इनकम स्टेटमेंट चेक करता है कि हम लोग ने जो प्रॉफिट एंड लॉस शो किया है एज अ कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस शो किया है अपना बुक्स में वो सही है कि नहीं है। फिर कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो सही तरह से बनाया गया कि नहीं है, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज़ किया है कि नहीं है, मतलब सारा चेक करता है। चेक करने के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। तो उस प्रोसेस को बोलता है ऑडिट। और ये ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको ऑडिट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका जर्नल, लेजर, कुछ भी बुक चेक कर सकता है। सारा का सारा चेक करने के बाद ही ऑडिटर क्या होगा, अपना ओपिनियन देगा, अपना रिपोर्ट देगा। वो चेक करेगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सही है कि नहीं है, आपका एंट्रीज सही है कि नहीं है। वो चेक करेगा अपने एंट्रीज के साथ वाउचर्स को। ठीक है, फिर जाके आपका बैलेंस शीट चेक करेगा। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज होता है, वो चेक करेगा। करने के बाद ही आपको ओपिनियन देगा कि हाँ आपका अकाउंट सही है कि नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलता है ऑडिट। और ये कौन करता है? ऑडिटर करता है। ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ ऑडिट। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स तीन तरह का। पहला वाला हो गया मेन ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और तीसरा वाला हो गया आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव में क्या है, वही है जो ऑडिट का काम है। सुनिए, कंपनी क्या होता है, हर साल अपने अकाउंट्स बनाता है। ठीक है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है सारा जितना भी साल में लेन देन हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, पैसा आया, पैसा गया, सामान बेचा, जो भी है सारा का सारा एंट्रीज रिकॉर्ड करता है बुक्स में, अकाउंट्स का बुक्स में। फिर उसको क्या समराइज करके साल के एंड में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालता है, जहाँ पे वो शो करता है कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ, कंपनी का ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है। अभी क्या हो गया ना, ये जो सारा कंपनी का डिटेल्स है वो कंपनी क्या करेगा, उठा के देगा ऑडिटर को कि भाई ले आप तू चेक कर। अभी ऑडिटर क्या करेगा, एक एक एंट्री चेक करेगा, वाउचर्स के साथ मैच करेगा। अब बताता हूँ वाउचर क्या होता है। सुनिए, वाउचर क्या होता है ये बोल देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। वाउचर होता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा का लेन देन करते हो, तो वहाँ पे एक रिसिप्ट रखना जरूरी है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा किए तो उसमें आपको रिसिप्ट मिलता है। अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा उसमें आपको कैश मेमो मिलता है। ठीक है, ऐसा मोबाइल फ़ोन तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप सोच सकते हो। अपने जब भी कोई सामान खरीदते हो बाहर में तो आपको एक रसीद मिलता है। वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हाँ आपने उस कंपनी से, उस दुकान से परचेज किया था। ठीक है, तो वैसा ही कंपनी जो सारा साल में जो ट्रांजैक्शन करता है, खरीदता है, बेचता है, जो भी कुछ करता है, उसका हर एंट्री का रसीद होना जरूरी है। अभी ऑडिटर क्या करेगा, ये सारा रसीद एंट्रीज चेक करेगा। ठीक है, चेक करने के बाद फिर कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको चेक करेगा, दिखेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो शो किया गया है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ, जो शो किया गया है अकाउंट्स में वो सही है कि नहीं है। उसके बाद वो क्या करेगा, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेगा। बैलेंस शीट चेक करने में क्या होगा, कंपनी का लायबिलिटीज देखेगा और कंपनी के एसेट देखेगा, सब सही है कि नहीं है। फिर ये भी चेक करेगा कंपनी ने कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपर्ली फॉलो किया कि नहीं किया, अकाउंट का जो पॉलिसीज है, अकाउंट का जो रूल्स है वो फॉलो किया कि नहीं किया अकाउंट बनाने में। ठीक है, ये सारा चेक करने के बाद वो अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्टिव, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑब्जेक्टिव पे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ये ससुरा थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें सारा झोल है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या है, दो कैटेगरी होता है, एक होता है एरर, एक होता है फ्रॉड। पहला वाला है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, दूसरा वाला हो गया डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अभी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर और फ्रॉड में क्या थोड़ा डिफरेंस है, पूरा सेंटेंस सेम लग रहा होगा आपको, लेकिन दो वर्ड है। देखिए, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, ये हो गया पहला वाला सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर दो कैटेगरी है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला वाला है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, दूसरा वाला है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अभी एरर और फ्रॉड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एरर मतलब गलती हो गया, इंसान है भाई, हजारों ट्रांजेक्शन होता है, कहीं ना कहीं कभी का ना कभी गलती हो सकता है। और नीचे वाला जो सेकंड वाला जो है वो है फ्रॉड, मतलब जानबूझ के गलती करना। तो जानिए इस दोनों चीज़ को ध्यान से। अभी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर के अंदर में चार कैटेगरी आता है। पहला वाला आ गया आपका क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर मतलब जो भी अकाउंटेंट है, जो भी रिकॉर्ड करता है, गलती से उन्होंने कोई मिस्टेक कर दिया। अभी क्लरिकल एरर में क्या है, दो एरर है, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ
कमीशन। अभी एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है गलती से कोई एंट्री का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है ना। मान लीजिए कि हजारों, एक दिन में 100 हजार एंट्रीज हो रहा है। अब जो अकाउंटेंट है उसने गलती से कोई एंट्री स्किप कर दिया, उसने डाला नहीं, कोई परचेस किया था, कोई सेल किया था, कोई खर्चा हुआ था, उसका एंट्री हुआ ही नहीं है, तो ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्लरिकल एरर का अंदर मैंने बोला था एरर ऑफ ओमिशन हो गया, फिर आता है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या है, इसमें क्या है कि एंट्री तो हुआ, जैसे एरर ऑफ ओमिशन में क्या एंट्री भूल गया, एंट्री किया ही नहीं है, जो भी खर्चा हुआ था या जो भी इनकम होता, जो भी ट्रांजेक्शन था उसका एंट्री नहीं हुआ। लेकिन एरर ऑफ कमीशन में क्या हुआ, एंट्री हुआ है लेकिन नंबर गलत बैठ गया। मान लीजिए अभी कोई खर्चा हुआ था, 1 2 3 4 5 ये था उसका अमाउंट, 1 2 3 4 5 ये अमाउंट था। अभी उसने रिकॉर्ड करने के टाइम पे क्या कर दिया, 1 2 4 5 3 कर दिया, तो हो गया ना उल्टा, रिकॉर्ड एंट्री हुआ लेकिन उसका अमाउंट क्या गलत हो गया, तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन। तो ये एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन किसका अंदर में आता है, क्लरिकल एरर का अंदर में आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला वाला था मेन ऑब्जेक्टिव, उसका बारे में तो बोल दिया मैंने। अभी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर में दो कैटेगरी है, एक है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर और दूसरा वाला है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अभी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर उसका अंदर में आता है 4 कैटेगरी। पहला वाला है क्लरिकल एरर। अभी क्लरिकल एरर के अंदर में 2 है पॉइंट, वो है एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, क्लरिकल एरर के बाद दूसरा पॉइंट वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है कि अकाउंट का जो है बहुत सारा प्रिंसिपल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब उसमें क्या है, कुछ एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए एक खर्चा, क्योंकि नाम तो वही है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों खर्चा ही होता है। अभी क्या कर दिया अकाउंटेंट ने, शायद गलती से जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट था उसको डाल दिया रेवेन्यू में। अभी रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट था उसको डाल दिया कैपिटल में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, इसमें मतलब अकाउंट का जो रूल है उसमें कुछ गलती हुआ। गलती क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा वाला क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दोनों तो एक्सपेंडिचर है। अब मान लीजिए अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दिया, एक एंट्री था, एक ट्रांजेक्शन था जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था लेकिन उसने गलती से रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और एक एंट्री था जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का था लेकिन उसने गलती से रिकॉर्ड कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब तीसरा वाला पॉइंट, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है क्लरिकल एरर, ये था डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर का अंदर में पहला पॉइंट। अभी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर का अंदर में दूसरा पॉइंट था एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अभी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर के अंदर में तीसरा पॉइंट है कंपेंसेटिंग एरर। ये बड़ा ही मजेदार एरर है, सुनिए, ये बड़ा ही मजेदार एरर है। ऐसा है कि एक गलती हुआ, दूसरा गलती हुआ, दोनों ने गलती को सुधार दिया। देखिए कैसा है, मान लीजिए एक एक्स वाई 2 आदमी था, मुझे एक्स को देना था 1000 रुपया, ठीक है, मैंने पेमेंट किया 1000, लेकिन अकाउंट में मैंने रिकॉर्ड किया 10,000। समझ में आ गया। ये बंदा जो था एक्स, इसको देना था 1000 रुपया, लेकिन मैंने जो एंट्री किया, पेमेंट तो किया मैंने 1000 रुपया, लेकिन रिकॉर्ड करने के टाइम पे रिकॉर्ड किया 10,000 की मैंने एक्स को पे किया 10,000 रुपया, ठीक है। अब आता है दूसरा बंदा वाई को देना था 10,000 रुपया, लेकिन मैंने एंट्री जब किया, पेमेंट तो किया मैंने 10, लेकिन एंट्री किया 1000, ठीक है। इसको बोलता है कंपेंसेटिंग एरर। मतलब यहाँ पे मैंने पेमेंट किया 1000 पहला वाला, लेकिन रिकॉर्ड किया 10,000, ठीक है। तो 9,000 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया मैंने, पेमेंट किया 1000 रुपया लेकिन लिखा मैंने 10,000 रुपया, तो मैंने एंट्री में जब किया एक्सपेंस ज़्यादा हो गया 9,000 रुपये का। अब सुनिए सेकंड कैटेगरी, इसको दिया मैंने 10,000 रुपया, लेकिन मैंने लिखा कितना 1000 रुपया, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट तो किया 10, लेकिन एंट्री में कितना किया 1000 रुपया किया, तो यहाँ पे 9,000 रुपया कम हो गया। तो इधर 9,000 रुपया ज़्यादा दिखा दिया, इधर 9,000 रुपया कम दिखा दिया, तो दोनों क्या होगा, 0 इक्वल हो गया। तो इसको बोलता है कंपेंसेटिंग एरर। और ये सेटअप का एरर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है एक ऑडिटर के लिए। तो इसीलिए ऑडिटर क्या करता है, ध्यान से चेक करता है अकाउंट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं छुपा, कहीं ना कहीं किसी कोना में ऐसा एरर हो सकता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब कॉपी, मतलब एक एंट्री, एक कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको आपने पहला डेट में रिकॉर्ड किया, फिर आप भूल गए कि आपने रिकॉर्ड किया, फिर दोबारा उसको आपने रिकॉर्ड किया, तो उसको बोलते हैं
एरर ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब कोई भी एंट्री को 2 बार एंट्री करना। तो ये इजीली डिटेक्टेबल है, मतलब ऑडिटर अगर अकाउंट चेक करेगा तो उसको इजीली मिल जाएगा कि हाँ ये गलती हुआ था। तो ये 4 पॉइंट था जो आता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर का अंदर में। मैं फिर से एक रिवाइज करता हूँ, एक रिवीजन करते हैं, ठीक है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर का अंदर में क्या आता है, 4 पॉइंट आता है। फर्स्ट वाला आता है क्लरिकल एरर, दूसरा वाला आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, तीसरा वाला आता है कंपेंसेशन एरर और कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है, और चौथा वाला आता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन और डुप्लीकेटिंग एरर्स, ठीक है। अब इस 4 पॉइंट का अंदर में क्या है, जो पहला वाला पॉइंट था क्लरिकल एरर, उसके अंदर में 2 पॉइंट है, एक एरर ऑफ ओमिशन और दूसरा वाला एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। समझ गए आप लोग? कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप सबको वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का सेकंड पार्ट में। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में 2 पार्ट है, मैंने पहले बोला था, एक है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर और दूसरा वाला डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अभी हम लोग चलते हैं डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड का तरफ। अब इसमें क्या है, 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। अभी एम्बेजलमेंट ऑफ कैश क्या है, एकदम सिंपल सा चीज है समझने के लिए, पैसों का हेराफेरी, ठीक है। पैसा का हेराफेरी मतलब ये जो अगर आपका बिजनेस छोटा है, अगर आप मालिक हो, अगर आप मेंटेन करते हो कैश बुक को या अपना अकाउंट जहाँ पे एंट्री करते हैं सारा का सारा अगर आप करते हो तब तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तब जाके ये प्रॉब्लम आपका आ सकता है। मान लीजिए आपका एक ही दुकान है जहाँ पे आप बैठते हो कैश काउंटर पे, तो सारा का सारा पैसा का लेन देन आप करते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा एम्बेजलमेंट ऑफ कैश वाला। लेकिन जहाँ पे आपका 5, 6, 7, 8 दुकान हो गया तो आप तो हर जगह नहीं जा सकते हो, तो आपको एक ही दुकान में बैठना पड़ेगा और बाकी दुकान में किसी और को बैठाना पड़ेगा जो आपका अकाउंट मेंटेन करेगा, ठीक है। पैसा कितना आ रहा है वो देखेगा। अब वहां पे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, अगर कोई बंदा का नीयत खराब हो गया तो आसानी से आपका पैसा का हेराफेरी कर सकता है, तो इसको बोलता है एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। याद रखिए एम्बेजलमेंट ऑफ कैश जो है वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है, छोटा में इतना नहीं होता है, लेकिन जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा इतना एम्बेजलमेंट ऑफ कैश का प्रॉब्लम हो सकता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सामान का हेराफेरी। पहला वाला पॉइंट था पैसा की हेराफेरी, अब आ गया सामान की हेराफेरी। अगर आपका दुकान पे या आपका बिजनेस पे अगर आपने स्टॉक लेजर मेंटेन किया है, अगर आप प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या हो सकता है, कोई भी बंदा जो आपका स्टॉक का डीलिंग कर रहा है वो आपका स्टॉक का हेराफेरी कर सकता है, सामान का हेराफेरी कर सकता है। जैसे मान लीजिए 10 सामान के साथ 3 सामान गिफ्ट में आया, तो आपको मालूम नहीं है लेकिन जो सामान ला रहा है दुकान में उसको पता है, वो क्या करेगा, आपका दुकान में दिखा देगा 10 सामान आ गया, बाकी 3 गिफ्ट का जो सामान है वो अपना पकड़ में डाल के लेके चला जाएगा और बेच देगा, ठीक है। तो ये है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तीसरा पॉइंट है फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब है अकाउंट्स में हेराफेरी। अब इसका 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है जहां पे कंपनी क्या करेगा, जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा दिखाएगा। इसका रीज़न ये है कि कंपनी जब ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा सबको कि हाँ देखो भाई मेरा कंपनी में इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो सबको क्या मालूम होगा कि हाँ कंपनी अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, तो प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, वो लोग इंटरेस्टेड होगा कि हाँ इस कंपनी में डालते हैं पैसा, ठीक है। तो कंपनी के शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा कि कंपनी अच्छा है बोल के। तो ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि जहाँ पे कंपनी क्या करता है, अपना जो प्रॉफिट है वो कम शो करता है, जितना प्रॉफिट हुआ उतना शो नहीं करके कम शो करता है, क्योंकि कंपनी को इनकम टैक्स से बचाना है। और भी बहुत सारा रीजन होता है जिसके कारण कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट को कम दिखाता है। तो 2 कंडीशन होता है फ्रॉडुलेंट एंड मैनिपुलेशन अकाउंट में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला कंडीशन है जहाँ पे कंपनी क्या करेगा, कंपनी अपना मर्जी से प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा देगा ताकि कंपनी का वैल्यू बढ़ जाए मार्केट में। और दूसरा कंडीशन क्या है, कंपनी क्या करेगा, अपने अकाउंट से कुछ हेरा फेरी करके प्रॉफिट को कम कर देगा। प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 1 लाख रुपया, लेकिन शो करेगा कि हुआ सिर्फ 50,000 रुपया और 60,000 रुपया। तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी सब को चेक करने के लिए ऑडिटर को अपना ड्यूटी अच्छे से करना है। तो अब तक जो मैंने बोला वो था सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का पूरा डिटेल्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक पूरा रिवीजन करते हैं। पहला क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था। फिर क्या था, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में 2 कैटेगरी था, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, उसका अंदर में 4 पॉइंट था जो मैंने बोला। फिर हम लोग आ गए थे डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, इसका अंदर में 3 पॉइंट है जहाँ पे एम्बेजलमेंट ऑफ कैश था, कैश का हेराफेरी, पैसा का हेराफेरी, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, उसमें सामान का हेराफेरी, ठीक है। और थर्ड वाला पॉइंट था फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, जहाँ पे अकाउंट्स में कुछ हेराफेरी किया गया प्रॉफिट एंड लॉस को कम ज़्यादा दिखाने के लिए। तो ये 3 पॉइंट आता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स के अंदर। तो ये पूरा जो मैंने बोला ये था सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। अब जैसे कि है कि ऑडिट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स चेक करेगा, और भी बहुत कैटेगरीज है, बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे ऑडिट ज़रूरत पड़ता है। अब
ऑडिट अगर पर्टिकुलर कोई काम के लिए आ रहा है, जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑडिट के लिए आ रहा है या मैनेजमेंट ऑडिट के लिए आ रहा है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा तो उसी हिसाब से होगा, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑडिट के हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर वो कॉस्ट ऑडिट करने आ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस कंपनी का खर्चा का डिटेल्स निकालना है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कितना आ रहा है। अगर कोई मैनेजमेंट ऑडिट के लिए आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैनेजमेंट का जो पॉलिसीज है वो देखना है, मैनेजमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन देखना है, क्या मैनेजमेंट प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी कोई अगर ऑपरेशनल ऑडिट करने आता है तो क्या होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो कंपनी का जो हाल चाल है, कंपनी का जो ऑपरेशन, जो कंपनी काम करता है वो उसका बारे में वो देखेगा, डिटेल्स निकालेगा और मैनेजमेंट को या जो भी उसको अपॉइंट किया है उसको डिटेल्स देगा कि हाँ ये करने से अच्छा होगा, ये करने से ठीक होगा। तो ये स्पेसिफिक ऑडिट जब करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव उसी हिसाब से होता है। कॉस्ट ऑडिट करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कॉस्ट का बारे में जानना है। मैनेजमेंट ऑडिट करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैनेजमेंट के बारे में जानना है। तो इसी को बोलता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो बस स्टूडेंट्स, ये था ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। तो आज के इस क्लास में हम लोग ने क्या सीखा है, ऑडिट के बारे में सीखा। ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, चेकिंग करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वेरीफाई करना। फिर इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला वाला है मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दूसरा वाला है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तीसरा वाला है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिंपल है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, उसका ओपिनियन देना, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पॉइंट था जहाँ पे 2 कैटेगरी था, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड था, ठीक है। और थर्ड वाला जो था वो था स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो बस यही था ऑडिट के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई भी कॉमर्स रिलेटेड डिटेल्स आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा।